नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं फोर्स क्या होता है और लॉज ऑफ मोशंस क्या होते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन हैं और कुछ नोट्स आपको टाइप भी मिल जाएंगे इसमें। तो चलिए फर्स्ट चीज़ देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स इज़ अ एक्सटर्नल पुश और पुल। तो कोई भी एक्सटर्नल पुश और पुल अगर बॉडी पे लगता है तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच चेंजेस। अब देखिए ये क्या करे, या तो ये चेंज करे या तो ट्राई टू चेंज करे स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या चीज़ चेंज कर रहा है, तो चेंज कर रहा है बॉडी की रेस्ट पोजीशन को, या बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही थी तो उसको चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये आपके पास फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं, मतलब फोर्स क्या क्या चीज़ कॉज करते हैं। तो पहली चीज़, अ फोर्स कैन स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो उसको वो स्टार्ट कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। सेकंड बोला गया है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो लोग फोर्स क्या कर सकता है, उसको स्टॉप भी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर स्पीड है तो स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकता है फोर्स। साथ ही साथ बोला गया है डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को भी फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये 5 तरीके के इफेक्ट्स हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए फोर्स के। नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखिए बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। मतलब किसी बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे थे, लेकिन उन फोर्सेस ने क्या किया कि बॉडी में जो रेस्ट पोजीशन थी या बॉडी की जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया। तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे। बैलेंस्ड फोर्सेस के केस में आपको ये याद रखना है कि जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अ गर्ल पुशिंग अ हैवी बॉक्स विच डज नॉट मूव। अब देखिए कोई गर्ल है जो हैवी बॉक्स था उसको पुश कर रही थी, लेकिन वो हैवी बॉक्स मूव नहीं कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो फोर्स इधर की ओर लगा रही थी लड़की, अपोजिट जो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिट में लग रहा था वो उसके क्या था, बराबर हो गया था, जिसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर पा रहा था। नेट फोर्स क्या हो गया था, जीरो हो गया था इस केस में। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है टू टीम्स अप्लाइंग इक्वल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ टग ऑफ वॉर। तो आप लोग ने टग ऑफ वॉर देखा होगा कि दो टीम होती हैं, एक बीच में रस्सी होती है, उसको पकड़े हुई होती हैं और क्या होता है, खींच रहे होती है। ये इधर की ओर खींच रही है, ये इधर की ओर खींच रहे होते हैं। अब दोनों लोग अगर फोर्स बराबर का यूज़ कर रहे हैं तो क्या कोई भी फोर्स नेट होगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा, तो कोई भी मोशन इस केस में भी नहीं होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला गया है कि टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है और दोनों टीम्स इक्वल फोर्सेस लगा रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा किसका, बैलेंस फोर्स का। थर्ड देख लेते हैं, पर्सन पुशिंग अ वॉल। फिर से वही चीज़ आ गई, वॉल अगर पुश कर रहा है कोई पर्सन तो इस केस में भी जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। ये तो बात हुई बैलेंस फोर्स के एग्जांपल्स के। अब अनबैलेंस्ड फोर्स देख लेते हैं क्या होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है व्हेन टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली। तो दो या दो से अधिक फोर्सेस लग रहे हैं और साथ साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, मतलब एक साथ लग रहे हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। अब देखिए जो फोर्सेस आए, जो नेट फोर्स आए वो क्या आए, नॉन जीरो आए, मतलब वो जीरो नहीं हुआ। और उससे हुआ क्या, चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उसकी वजह से, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या हुआ, बॉडी की जो रेस्ट पोजीशन थी उसमें चेंज आया। बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कर रही थी, उसमें भी चेंज आया। ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम लोग, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वी विल से इट एज अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स का देख लीजिए एग्जांपल दिया गया है, जैसे F1 है और F2 है। अब जैसे मान लीजिए F1 का हम लोग ले लेते हैं 10 न्यूटन। F1 का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और F2 का मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन। तो अगर आप ये देखेंगे तो F1 इधर हो जाएगा नेट, इधर 10 लग रहा था, अपोजिट में 5 लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन नेट आ जाएगा और किस डायरेक्शन में, राइट की ओर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या कहा गया, एग्जाम्पल में कहा गया है इफ़ टू चाइल्ड पुश अ हैवी बॉक्स एंड इट मूव्स। अब देखिए दो चाइल्ड हैं, दो बच्चे हैं जो एक हैवी बॉक्स था उसको पुश कर रहे थे एक डायरेक्शन में। ठीक है। और बॉक्स मूव कर गया। ठीक है, बॉक्स मूव कर गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये लोग फोर्स लगा रहे थे वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया, और क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ और बॉक्स इधर की ओर मूव कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ अ बॉय पेडलिंग हिज बाइसिकल ऑन अ रफ रोड।
अब देखिए कोई पर्सन है, कोई बॉय है जो बाइसिकल को पेडल कर रहा है, और किस डायरेक्शन में पेडल कर रहा है, तो रफ रोड की डायरेक्शन में, रफ रोड पे पेडल कर रहा है। ठीक है, रफ रोड मतलब थोड़ा सा वहाँ खुरदुरी है, फ्रिक्शन ज़्यादा है। बाइसिकल बिगिन टू स्लो डाउन, बाइसिकल क्या होने लग जाती है, स्लो होने लग जाती है। क्यों स्लो हो रही है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग जाता है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है इसका। अब देखिए गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन में क्या कहा गया है, सिंपल सी बात कही गई यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस था, हम लोग ने कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ा, एच हाइट से छोड़ा, ये उधर जाएगी और ये इधर वापस आ जाएगी, और जिस हाइट तक आएगी वो भी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम वही काम किया गया है कि इस हाइट से छोड़ा गया है और बॉडी कहाँ तक आ रही है, सेम हाइट तक आ रही है, मतलब इस तरीके से मोशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर बॉडी को यहाँ से छोड़ा गया है साइड से, तो बॉडी कहाँ तक आ रही है, कुछ इस जगह तक आ रही है। सिर्फ यहाँ पे ये कहा जाएगा, क्या कहता है गैलीलियो, गैलीलियो की इस मतलब कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के थ्रू या इस कॉन्सेप्ट के थ्रू गैलीलियो ने बहुत सिंपल सी बात बताई है। और क्या बात बताई है, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन देम। ठीक है, और बॉडी यहाँ पे इस केस में अगर बॉडी देखेंगे तो आगे मूव करती चली जाएगी अगर सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये भी आपको समझना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं है बॉडी पर, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, तो बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती चली जाती है। तो यही गैलीलियो ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ मिलेगा। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई अगर ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट पे है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में था, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर जाता। मतलब अगर बॉडी पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी को ही एक चीज़ ये भी याद रखिएगा आप लोग, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब मान लीजिए इनर्शिया की डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अनडिस्टर्ब्ड है, वो अगर रेस्ट पे रहे या अगर वो मोशन करता रहे सेम वेलोसिटी के साथ, तो उसको क्या कहा जाएगा, उस प्रॉपर्टी को कहा जाएगा इनर्शिया। या इनर्शिया की एक और डेफिनेशन आप लोग समझ सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन रहती है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द property by virtue of which it cannot change by itself its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती है। तभी चेंज कर पाएगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। और ये इनर्शिया डिपेंड किस पे करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होता है। इसका मतलब इनर्शिया जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। याद रखिए इस चीज़ को, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है। तो पहला टाइप, अब अगर आपको देखना है तो पहला टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। तो देखिए अगर कोई भी बॉडी है, ठीक है, और उसके पास एक प्रॉपर्टी है, किस किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, कि वो अपोज कर सके स्टेट ऑफ रेस्ट के चेंज को। ठीक है, बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट था उसमें अगर कोई चेंज आने की कोशिश कर रहा है तो उसको अपोज करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन अ बस और कार सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। तो ये आपको समझना है। देखिए आपको बस याद रखना है कि जब भी आपसे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जिसमें आपको लगे कि इनर्शिया लग रहा है, और आपको ये जानना है कि कौन सा इनर्शिया लग रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है कि इनर्शिया ऑफ मोशन लग रहा है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लग रहा है, तो आपको बस इनिशियल कंडीशन देखनी है कि इनिशियल कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, वो किस में था, रेस्ट में था कि वो मोशन में था। इसी रेस्ट और मोशन में अगर आप देख लेंगे ऑब्जेक्ट को शुरुआत में कैसा था,
उसी से आप समझ जाएंगे कि वो केस किसका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है कि इनर्शिया ऑफ मोशन का है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इसमें कहा गया बस और अ कार सडनली स्टार्ट्स मूविंग, तो स्टार्ट मूविंग हो गई मतलब चलने लग गई, लेकिन उससे पहले किस में थी, रेस्ट में थी। तो शुरुआत में अगर देखेंगे तो रेस्ट पे थी, इसीलिए क्या कहा गया है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए पूरी बातें यहाँ पे दी गई हैं, ऐसा होता क्यों है कि जो पर्सन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा। तो देखिए शुरुआत में अगर आप देखेंगे बस और कार दोनों के दोनों किस में थे, स्टेट ऑफ रेस्ट में थे। अब जब व्हीकल सडनली मूव करने लग गया तो क्या हुआ, जो लोअर पार्ट था बॉडी का वो तो मोशन में आ गया, क्योंकि वो सीट के साथ कांटेक्ट में था या बस के साथ कांटेक्ट में था, वो तो मोशन में आ गया। लेकिन अपर पार्ट जो है अभी भी किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, और रेस्ट में है तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं जैसे लोअर पार्ट तो आगे मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट किस में रह गया, रेस्ट में रह गया, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर गिर जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी में ही देख लेते हैं, केयरलेस हॉर्स राइडर फॉर्स बैकवर्ड व्हेन द हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग एट द फास्ट पेस। तो ये भी देखिए आप लोग ने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई घुड़सवार है और वो केयरलेस है मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, और अभी तक जो था वो घोड़ा जो था रुका हुआ था, लेकिन अचानक से अगर उसने चलना स्टार्ट किया तो जो पर्सन होगा, जो हॉर्स राइडर होगा, वो पीछे की ओर गिर जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी में ही देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कालीन है और उसमें आपको पता होगा बहुत सारी धूल जम जाती है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको हैंग किया जाता है, उसको लटका दिया जाता है, और फिर उसको क्या किया जाता है, बीट किया जाता है, उसको पीटा जाता है, किससे, स्टिक से। जब स्टिक से उसको पीटते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो जो बाहर आ रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स, ये भी कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, व्हेन वी विगरसली शेक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। हम लोग अगर ब्रांचेस पकड़ लें और ब्रांचेस को हिलाने लग जाएं ट्री की, तो क्या होता है, कुछ लीव्स और कुछ फ्लावर्स और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये सेम चीज़ हो जाएगी, क्योंकि इनिशियली वो किस पे थे, रेस्ट में थे। ठीक है, अब कुछ पार्ट तो जो पेड़ों का या ब्रांचेस का पार्ट जो था वो मोशन में आया, लेकिन पूरा पूरा पार्ट मोशन में नहीं आ पाया, जिसकी वजह से एक फोर्स लगा और जो ब्रांच और जो लीव्स थी, फ्लावर्स थे और जो फ्रूट्स थे वो नीचे गिरने लग गए। तो ये भी एग्जांपल किसका हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया, बुलेट फायर्ड अगेंस्ट द विंडो, ग्लास पेन पियर्सेस थ्रू इट मेकिंग अ क्लीन होल। तो ये भी जो एग्जांपल है किसका है, ये भी एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इफ़ वी क्विकली जर्क अ पीस ऑफ पेपर केप्ट अंडर अ बुक। आप लोग ने देखा होगा कि बुक डज नॉट मूव। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बुक है और बुक के नीचे कोई पेपर रखा हुआ है, ठीक है, और पेपर को आपको यहाँ से निकालना है, तो अगर धीरे धीरे आप निकालते हैं तो बुक आगे मूव कर जाती है। लेकिन आपने अगर सडनली इसको निकाल लिया, बहुत झटके से इसको खींच लिया, तो क्या होगा, बुक में बिल्कुल भी मोशन नहीं होगा। तो ये भी जो एग्जाम्पल है किसका है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है। इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो किस चीज़ की टेंडेंसी है कि वो अपोज कर सके यूनिफॉर्म मोशन में चेंज को, तो उसको क्या बोला जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाएगा। ठीक है, व्हेन, अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि इनिशियल कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, तो अगर इनिशियल कंडीशन में ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ बस रनिंग एट हाई स्पीड सडनली अप्लाइज ब्रेक्स। देखिए क्या हुआ, जो बस का ड्राइवर था वो हाई स्पीड पे बस चला रहा था और अचानक से उसने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। तो पैसेंजर जो होते हैं वो आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उन पे एक फोर्स लगता है, वो आगे की ओर कभी कभी गिरने भी लग जाते हैं, अगर मान लीजिए वो बस में खड़े हुए हैं। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि देखिए शुरुआत में जो बस थी और जो पैसेंजर थे वो दोनों के दोनों किस में थे, मोशन में थे। लेकिन जैसे ही बस पे ब्रेक लगाया गया तो बस तो सडनली स्टॉप हो गई, और बस के स्टॉप होने से जो लोअर पार्ट था, जो पैसेंजर का, जो बस के कांटेक्ट में था, वो तो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट है जो पैसेंजर का जो अपर पार्ट है वो अभी भी किस में है, मोशन में है, वो भी अभी भी मोशन में है, जिसकी वजह से बॉडी किधर की ओर गिर जाएगी, आगे की ओर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। इसी में देख लेते हैं, एन एथलीट रन्स सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ जंप। आप लोग ने ये भी देखा होगा कि जो एथलीट होता है वो बहुत दूर तक पहले दौड़ता है, बाद में वो जंप लेता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पर्सन फॉल्स हिज फेस डाउनवर्ड वाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम अ रनिंग बस। देखिए कोई भी अगर पर्सन है
और वो चलती बस से उतर रहा है तो वो गिर जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसका जो लोअर पार्ट था, देखिए उसका जो अपर पार्ट था वो तो बस के कॉन्टैक्ट में था, अपर पार्ट जो है बस के कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो कहीं न कहीं मोशन में है। लेकिन अगर उसने जैसे ही पैर नीचे रखा, ज़मीन पे रखा, तो ज़मीन तो रेस्ट पे थी, ठीक है? अर्थ जो है, ग्राउंड जो है वो तो रेस्ट पे था। तो जो उसका लोअर पार्ट था वो किसमें आ गया? वो अचानक से रेस्ट में आ गया और अपर पार्ट इसको समझ नहीं पाया और बॉडी जो होगी वो गिर जाएगी, ठीक है? नीचे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। अब देखिए इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बस के साथ ही साथ डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए, हालाँकि किसी को करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी कोई ऐसा करता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, गिरने को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं, साथ-साथ बस के पहले दौड़ते हैं, फिर बस को छोड़ते हैं, जिससे वो गिरते नहीं हैं, ठीक है? नेक्स्ट बोला गया है, इन अ गेम ऑफ क्रिकेट अ फास्ट बॉलर कम्स रनिंग फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर थ्रोइंग अ बॉल। तो जो बॉलर्स होते हैं, आपने देखा होगा, पहले बहुत बड़ा रन अप लेते हैं, उसके बाद वो बॉल को फेंकते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा इनर्शिया गेन कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट बोला गया है, अ लगेज इज़ यूजुअली टाइड विद अ रोप। अब देखिए यहाँ पे भी एक बात करी गई है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो लगेज होता है वो ऊपर टाई कर दिया जाता है। तो लगेज को ऊपर क्यों टाई किया गया? कि अगर मान लीजिए ये जो कार है ये अगर मूव कर रही है आगे की ओर, तो ये लगेज भी इसके साथ ही साथ आगे चल रहा होगा, ठीक है? मतलब दोनों चीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इसमें मोशन होगा। लेकिन मान लीजिए कार जो है वो तो रेस्ट में आ गई, कार ने अचानक से क्या किया, ब्रेक मारा, तो कार तो रेस्ट में आ गई, लेकिन लगेज का जो लोअर पार्ट होगा वो तो रेस्ट में आया क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में था, लेकिन अपर पार्ट जो है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाया, वो अभी भी किधर मूव कर रहा था, आगे की ओर मूव कर रहा था। तो जो लगेज होगा वो आगे की ओर ढनक के गिर जाएगा। तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्राइवर एंड पैसेंजर इन अ कार शुड वियर सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट क्यों वियर करना चाहिए, सीट बेल्ट क्यों पहननी चाहिए सभी को? तो इसके पीछे जो कारण है वो भी है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अचानक से अगर ब्रेक लगे तो जो पर्सन हो वो आगे ढड़ंग के ना चला जाए, क्योंकि आगे आपको पता है कांच भी होता है, शीशा भी होता है, जिसकी वजह से इंजरी भी हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? तो वहाँ पे क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में किसको अपोज करना था, स्टेट ऑफ रेस्ट को अपोज करना था। इनर्शिया ऑफ मोशन में स्टेट ऑफ मोशन को अपोज करना था, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी को अपोज करना होता है, ठीक है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग बी वर्लिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखिए एक पर्सन है जो इस स्टोन को पकड़े हुआ है और क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ठीक है? अ स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, स्ट्रिंग जो थी वो टूट गई। तो जब स्ट्रिंग टूटेगी, यहाँ से जो मान लीजिए स्ट्रिंग टूट गई, तो स्ट्रिंग के टूटने पर जो पत्थर होगा ये सर्कुलर मोशन नहीं कर पाता, ये कैसा मोशन करता है, टेंजेंशियल मोशन करने लग जाता है। मतलब जिस जगह से टूटा होगा उसी पोजीशन के अलोंग ये टेंजेंट पाथ में मूव कर जाएगा। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, किसका है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का है। इसी में देखिए एक और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है। क्या एग्जांपल है, इनर्श स्पार्क्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग शार्पनिंग ऑफ अ नाइफ। तो अगर आप नाइफ को शार्पन करते हैं तो आपने देखा होगा, करवाते होंगे, करते तो नहीं होंगे, आपने देखा होगा जो नाइफ को शार्पन करते हैं वो एक रूलर रखते हैं अपने पास में, ठीक है? उसको कहते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील होता है वो, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील होता है, तो वो रोटेट कर रहा होता है ऐसे, और यहीं पे मतलब यहाँ पे वो लोग अपनी चाकू रखते हैं और चाकू पे क्या करते हैं, धार बनाते हैं। जब धार बनाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ चिप्स निकलती हैं, ठीक है, स्पार्क्स निकलते हैं, और किस डायरेक्शन में निकलते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकलते हैं, ठीक है? तो ये भी जो एग्जाम्पल है किसका है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ मास अभी हमने आपको बताया था कि जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है, मीन्स इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसके बाद मोमेंटम देख लेते हैं। किसी बॉडी का मोमेंटम अगर बोला गया, इसका मतलब क्या होता है, तो बॉडी का अगर मोमेंटम बोला गया, इट मीन्स इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बॉडी का मोमेंटम मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, मास एम वी वेलोसिटी, तो एम वी विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। मास की अगर आप यूनिट देखेंगे तो मास की यूनिट किलोग्राम होती है, और अगर वेलोसिटी की यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकंड होती है, तो टोटल यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गई। डायरेक्शन अगर पूछा जाए मोमेंटम का क्या होता है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अब अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक?
अब देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स के। और किस डायरेक्शन में वो रेट ऑफ चेंज लगता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। मतलब क्या कहा गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है, डेरिवेशन जो होता है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि इसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, इसी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे कोई बॉडी है जिसका मास m है और इस पर एक फोर्स लग रहा था F। ठीक है, तो बॉडी अगर इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही थी और फोर्स F लगने के बाद उसकी वेलोसिटी में चेंज आया और वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो गई, वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, और कितना टाइम लगा u से v तक आने में, टाइम t लगा। तो हमको जानना है कि इनिशियल मोमेंटम जो बॉडी का था, ठीक है, बॉडी का अगर आप इनिशियल मोमेंटम देखेंगे तो mu हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम देखेंगे तो mv हो जाएगा। तो आप क्या निकालिए, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम निकालिए। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv माइनस mu हो गया। अब क्योंकि हमको चेंज इन मोमेंटम से मतलब नहीं है, चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में हो रहा है उससे मतलब है। तो कितनी देर में हो रहा है, टाइम t में हो रहा है। तो हमको करना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। रेट का मतलब हमेशा याद रखिएगा अपॉन टाइम होता है। ठीक है, रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम होता है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम आपने लगाया, ठीक, तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकंड लॉ क्या कह रहा था, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आप के कांस्टेंट एक लगा देंगे, जिसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे आप m कॉमन ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फिर k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। k की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब ये जो v माइनस यू अपॉन टी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोर्स का फॉर्मूला निकाल देंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे इसी में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया व्हाट इज़ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो आप कहेंगे इफ़ अ बॉडी इज ऑफ मास 1 kg, ठीक है, एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज सेड टू बी 1 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग 1 न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में मान लीजिए अगर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम डिफाइन करने कहा जाए, तो कहेंगे आप कि इफ़ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, moves with the velocity of 1 meter per second, then the momentum of body is said to be 1 kilogram meter per second। तो इस तरीके से हम लोग इन सब छोटी छोटी डेफिनेशंस को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। देखिए 1 न्यूटन को डिफाइन किया गया है। 1 न्यूटन का मतलब है फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन व्हेन अ मास ऑफ 1 kg इज एक्सेलरेटेड बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यूटन की एक और बहुत छोटी यूनिट होती है जिसको डाइन कहते हैं, और 1 न्यूटन में याद रखिएगा 10⁵ डाइन होता है। और डाइन कैसी यूनिट है, तो CGS यूनिट है। C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो CGS यूनिट क्या होती है, डाइन होती है किसकी, फोर्स की। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिराइव फ्रॉम सेकंड लॉ। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से कैसे डिराइव किया जा सकता है, तो आप कहेंगे कि फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है। ठीक है, हम लोग को देखिए सेकंड लॉ से निकालना है ना फर्स्ट लॉ को, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी कहता है। ठीक, अब अगर फर्स्ट लॉ आप देखेंगे तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फोर्स को जीरो रख दीजिए। जब आप फोर्स को जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टी को ऊपर भेजना है, एम को नीचे भेजना है। तो v माइनस यू क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। तो v किसके बराबर मिल जाएगा, u के बराबर मिल जाएगा। तो यही हमारा स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारा प्रूफ है जिससे हम लोग ये हमारा तरीका है जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी अगर बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे अ फील्डर वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल
ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड। तो आप लोग ने देखा होगा कि अगर कोई फील्डर है, ठीक है, फील्डर को बॉल कैच करनी होती है तो वो क्या करता है, अपना हाथ थोड़ा सा पीछे करता है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपको पता है, एम ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन टी। तो फील्डर अपना हाथ पीछे करके कर क्या रहा है, इस टाइम को इंक्रीज कर रहा है, और जब ये टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फोर्स अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स के कम होने से क्या होगा, फोर्स के कम होने से जो पर्सन पे चोट लगेगी, जो इंजरी आएगी, वो बिल्कुल ही मिनिमम आएगी और वो आसानी से बॉल को कैच कर लेगा। ठीक है, तो ये पहला हमारे पास हो गया। इसके बाद देख लेते हैं ऑटोमोबाइल्स फिटेड विद स्प्रिंग्स। आप लोग ने देखा होगा ऑटोमोबाइल जो होती हैं उनमें स्प्रिंग्स लगी होती हैं, शॉकर्स लगे होते हैं, सो एज टू रिड्यूस जर्क्स वाइल पासिंग ओवर। ठीक है, तो अगर आप देखा हो वाइल पासिंग ओवर रफ रोड, तो अगर आप रफ रोड पे चल रहे हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे धक्का मुक्की होते रहते हैं, बहुत बार गाड़ी जो होती है वो चलती रहती है। तो उसके लिए किया क्या जाता है, उसके लिए शॉकर्स लगाए जाते हैं, स्प्रिंग्स लगाई जाती हैं। अब स्प्रिंग्स क्या कर रही हैं, अगर स्प्रिंग्स को आप देखेंगे तो स्प्रिंग्स टाइम को इंक्रीज़ करती हैं, ठीक है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को इंक्रीज़ कर देती हैं, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट के इंक्रीज़ होने से जो फोर्स लग रहा होता है वो फिर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हम लोग इसको लगाते हैं। इन हाई जंप एथलीट इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन्ड मैट्रेस और लूज सैंड बेड। तो देखिए बिल्कुल सही चीज़ है कि कुशन्ड मैट्रेस पे गिरना उनका ज़रूरी है या लूज सैंड बेड पे गिरना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर इस पे अगर कोई पर्सन गिर रहा है तो उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट के बढ़ने से आपको पता है जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इंजरी जो आएगी उन एथलीट्स पे वो बिल्कुल ही नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पर्सन फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर। अब देखिए कोई पर्सन अगर सीमेंटेड फ्लोर पे गिर रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि सीमेंटेड फ्लोर पे जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट होगा वो कम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में नहीं, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो सीमेंटेड फ्लोर में होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट के कम होने से फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत इंक्रीज कर जाएगा। देखिए वहाँ पे क्या होगा, जैसे फोर्स लगा तुरंत आपकी बॉडी जो है वो फोर्स पा गई, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको फोर्स जो फील होगा, जो इंजरी फील होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए उसी की जगह कुशन होता या हीप ऑफ सैंड होती, तो उस केस में टाइम ऑफ इम्पैक्ट हमने इंक्रीज कर दिया। क्यों इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जब कोई पर्सन हीप ऑफ सैंड पे गिरेगा तो सैंड नीचे थोड़ी सी दबती है, ठीक है, और दबने की वजह से जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, टाइम बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझनी है। इसके बाद देख लेते हैं कराटे प्लेयर, एक कराटे प्लेयर की बात करी गई है, कैन ब्रेक अ स्लैब और आइस और अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ ब्रिक विद अ सिंगल ब्लो। तो सिंगल ब्लो से वो क्यों तोड़ सकता है, क्योंकि वो इतनी जल्दी इम्पैक्ट करता है कि उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो होता है बहुत ही कम होता है, और टाइम ऑफ इम्पैक्ट के कम होने से जो फोर्स लग रहा होता है उस ब्रिक पे या उस जो भी चीज़ है, टाइल्स है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो तुरंत ही उस हाई फोर्स से टूट जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास छोटे छोटे से एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये आपका स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दे एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज सो दे नेवर कैंसिल ईच अदर। हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्शन फोर्स होता है और जो रिएक्शन फोर्स होता है, ये दोनों के दोनों ही अपोजिट दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज अकर इन पेयर, अ सिंगल फोर्स इज नॉट पॉसिबल। हमेशा याद रखिएगा कि ये किस में लगते हैं, पेयर में लगते हैं, जोड़े में लगते हैं, कभी भी सिंगल फोर्स पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन दी गई है वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। तो अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो किस लॉ की वजह से वॉक कर पाता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से वॉक कर पाता है। ठीक है, स्विमिंग ऑफ अ पर्सन, तो स्विमिंग के लिए भी कहीं ना कहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही रिस्पॉन्सिबल है। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन भी आप लोग ने देखी होगी, अगर कोई गोली मारता है तो जो बंदूक होती है, जो गन होती है, थोड़ी सी पीछे आती है, तो उसी को कहते हैं रिकॉइल ऑफ अ गन। इसी तरीके से फ्लाइट ऑफ अ बर्ड है, किसी चिड़िया का उड़ना भी कहीं ना कहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड होता है। रोइंग ऑफ अ बोट इन रिवर, अगर आपके पास चप्पू है, आप बोट को रो कर रहे हैं उस चप्पू से, तो आप कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ रोइंग बोट द बोट इज फाउंड टू मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू
रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो अगर कोई सेलर है जो बोट से बाहर निकल रहा है तो क्या करता है, बोट पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसके रिएक्शन से वो बाहर निकल पाता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेट प्लेन, तो जेट प्लेन जो है वो भी कहीं ना कहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ही, एक्शन रिएक्शन लॉ से ही काम करता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है। ये कहता है किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लेकिन कब तक कंजर्व रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिराइव कैसे किया जाएगा। तो इसको हम कोलिजन ऑफ टू बॉडीज़ के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन ना करें, हम इसको दूसरे तरीके से डेरिवेशन अगर करना चाहें तो बहुत आसान इसका डेरिवेशन होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसके डेरिवेशन में बहुत सिंपल सा काम करना है। और क्या करना है, देखिए हमको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, ma से हमको मिल गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये mv है और ये mu है। mv का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम और mu का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि फोर्स विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आपको और पता है, क्या पता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे क्या हो, सिंस द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो। याद रखिएगा ये जरूरी है लिखना कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर फोर्स जीरो है तो आप यहाँ पे फोर्स क्या क्या लिख दीजिए, जीरो लिख दीजिए। तो टाइम ऊपर की ओर जाएगा, जब टाइम ऊपर की ओर जाएगा तो पी एफ माइनस पी आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। पी एफ माइनस पी आई जीरो मिल गया, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है यही कहता है कि फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दी बॉडी। तो वही चीज़ हमने इससे प्रूफ कर दी। कोलिजन ऑफ टू बॉडीज से भी प्रूफ करना आसान होता है लेकिन वो मेथड थोड़ा सा बड़ा होता है। चलिए इसके बाद अब देख लेते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या होती है। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन में सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए गन है, ये बिफोर फायरिंग वाली कंडीशन दी गई है और ये आफ्टर फायरिंग वाली कंडीशन दी गई है। फायरिंग के बाद क्या होगा कि एक बुलेट होगी वो बाहर निकल आएगी विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट हम लोग ने क्या ले लिया है, m1 ले लिया है। मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या ले ली गई है, v1 ले ली गई है। ठीक है, और जो गन होगी उसका मास ले लिया गया है m2 और वेलोसिटी ऑफ गन ले ली गई है v2। आपको पता है जो बुलेट होगी वो तो आगे जाएगी लेकिन गन किधर की ओर जाएगी, उसका डायरेक्शन पीछे की ओर होगा। ठीक, अब हमको पता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस गन पे नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से जो टोटल फाइनल मोमेंटम बुलेट और गन का होगा वो टोटल इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का हो जाएगा, मतलब बुलेट और गन का हो जाएगा। अब अगर टोटल फाइनल मोमेंटम आप देखेंगे तो वो क्या है, गन और बुलेट का, तो m1 v1 है और प्लस m2 v2 है। मतलब गन का मोमेंटम फाइनल प्लस बुलेट का मोमेंटम फाइनल, उसको हम लोग ने कर दिया। और इनिशियल मोमेंटम क्या था, क्योंकि दोनों ये जो बुलेट थी और जो गन थी दोनों दोनों रेस्ट में थी, जिसकी वजह से वेलोसिटी जीरो थी इनिशियल, और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से जो टोटल मोमेंटम हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इनिशियल। तो हम लोग को पता है m1v1 प्लस m2v2 विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, मतलब v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और v2 क्या हो जाएगा, जब आप शिफ्ट करेंगे तो v2 की वैल्यू हो जाएगी m1v1 अपॉन m2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक निगेटिव का साइन भी आता है। निगेटिव का साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ गन होगी वो अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ बुलेट के, क्योंकि बुलेट जा रही है आगे और गन जा रही है पीछे। इसके बाद कुछ और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या मोमेंटम से रिलेटेड हैं। अ गनमैन वाइल फायरिंग अ बुलेट शुड होल्ड द गन टाइट टू हिज शोल्डर। तो देखिए अगर कोई भी गनमैन है, जैसे राइफल है, राइफल का मास बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर राइफल को चलाने वाला इंसान राइफल को बहुत ढीला नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा पीछे की ओर फोर्स लगेगा जिससे कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा इंजरी आ सकती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गन रिक्वायल्स बैकवर्ड एंड गिव्स अ जर्क टू द शोल्डर। तो गन रिक्वायल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में और जर्क देती है शोल्डर पे। ठीक है, कंजिक्वेंट, और इसकी वजह से जो गनमैन होगा वो हर्ट हो सकता है। तो अवॉइड दिस पॉसिबिलिटी, और इसी पॉसिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए जो गन होती है उसको बहुत ही टाइट होल्ड करना चाहिए अपने शोल्डर पे। नेक्स्ट दिया गया है मोशन ऑफ जेट एरोप्लेन।
ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन, तो आप लोगों ने जेट प्लेन देखा होगा, उसमें से हॉट गैसेस निकलती हैं, जो फ्यूल होता है जब उसका कंबशन होता है तो हॉट गैसेस निकलती हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। और यही हॉट गैसेस क्या करती हैं, यही हॉट गैसेस जो होती हैं बैकवर्ड की ओर जाती हैं, तो ये एक फोर्स लगाती हैं फॉरवर्ड की तरफ, जिससे वो मूव करता है। As no external force is acting on the jet plane, hence in accordance with the according to law of conservation of momentum, equal momentum in forward direction is imparted। ठीक है, तो एक इक्वल मोमेंटम लगेगा या इक्वल फोर्स कह सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जिससे ये कह सकते हैं कि जो जेट एरोप्लेन होता है वो मूव कर पाता है। देखिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो इसी मोमेंटम की वजह से आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोपल्शन ऑफ अ रॉकेट। प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट में भी आप सेम चीज़ यही समझ सकते हैं। यहाँ पे हालांकि एक्शन रिएक्शन लॉ भी लगता है कि जो रॉकेट का प्रपल्शन होता है, देखिए यहाँ पे जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं ये फोर्स लगाती हैं किस पे, अर्थ के सरफेस पे फोर्स लगाती हैं, तो अर्थ का सरफेस क्या करता है, रॉकेट पे फोर्स लगाता है। ये भी इसका सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है इसमें वो क्या दिया गया है, बिफोर फायरिंग द टोटल मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज जीरो। अब देखिए जब तक फायर नहीं हुआ था तो मोमेंटम टोटल जो रॉकेट का था वो जीरो का था, क्योंकि वो रेस्ट पे थी। व्हेन द रॉकेट इज फायर्ड, अब रॉकेट के फायर होने के बाद क्या होगा, वही फ्यूल कंबशन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक हॉट बर्न गैसेस निकलेंगी। ठीक है, अब उसके बाद होगा क्या, और उन गैसेस के पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम होता है। ठीक है, और जो मोमेंटम आया वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आया। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट पे मोमेंटम लगता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से जो रॉकेट होता है वो ऊपर जा पाता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके बाद देखिए एक और बात करी गई है, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस पाइप। तो देखिए आप लोग ने देखा होगा कभी जो वाली व्हीकल आती हैं, फायर वाली व्हीकल जो आती हैं उसमें बहुत मोटे मोटे से पाइप्स होते हैं, वाटर जिससे इंजेक्ट करी जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन उस होस पाइप को पकड़े होगा तो उसको होल्ड करना बहुत ज़्यादा टफ होता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट पानी का बाहर निकलता है, जिसकी बहुत ज़्यादा वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पास एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगा। देखिए मास ज़्यादा था वाटर का, उसके साथ ही साथ वेलोसिटी भी ज़्यादा थी, इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट भी ज़्यादा, तो जो मोमेंटम होगा, जो बाहर की ओर निकल रहा था, आगे की ओर निकल रहा था, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और उस मोमेंटम ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगना ही लगना है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से एक इक्वल मोमेंटम लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो जो होस पाइप होगा वो रिकॉइल करेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे की ओर एक झटका देगा। टू प्रिवेंट दिस रिकॉइल ऑफ मोशन द फायरमैन हैज़ टू एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन इट। और इसी मोमेंटम को रोकने के लिए, इसी बैकवर्ड मोमेंटम को रोकने के लिए जो फायरमैन होते हैं उनको बहुत तेज़ी से फोर्स लगाना होता है। ठीक है, और अकेले उस काम को करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, तो यही जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन हम लोग ने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ और ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्राफ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो कहा गया मोमेंटम और मास के बीच में ग्राफ है जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। और जो ग्राफ है किसके किसके बीच में है, मोमेंटम और मास के बीच में है, जब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, इसका मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा, और ये जो तरीका होता है ये लीनियर ग्राफ बनाने का तरीका होता है। वेलोसिटी इसमें क्या है, कांस्टेंट है। वाई एक्सिस पे आप मोमेंटम ले लीजिए, एक्स एक्सिस पे मास ले लीजिए और लाइन स्ट्रेट बना दीजिए। नेक्स्ट आपको बोला गया है ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी। अब देखिए सेम वही यहाँ पे भी हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी होती है। अगर मास कांस्टेंट है, देखिए मास को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गई, तो फिर से हमारे पास एक लीनियर ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मास मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तब देखिए क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर मास को कांस्टेंट कर लिया तो फिर से देखिए हमको क्या मिल रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन मिल रहा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का मतलब फिर से हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें भी आप क्या करेंगे, फोर्स को वाई एक्सिस पे लेंगे और एक्सेलरेशन को आप एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कहा गया है फोर्स एंड मास, ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट के बीच में ग्राफ बनाना है, तो फोर्स का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या चीज़ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर से वही मिल गया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर से आपको ग्राफ बना देना है, कैसा, स्ट्रेट ग्राफ आपका बन जाएगा। कुछ और ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए फोर्स कांस्टेंट होता और मास और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ बनाना होता, तो हमको पता है
फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, ठीक है। अब अगर फोर्स कांस्टेंट हो गया तो हम लोग समझ सकते हैं मास एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो ए विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये ग्राफ आएगा। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस तरीके ग्राफ मिलेगा ये, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप बस काम ये कर दीजिएगा कि इधर की ओर एक्सेलरेशन ले लीजिएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे आप लोग, मास, मास ही रहने दीजिए, ठीक है। तो बस वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बोला गया मोमेंट मास और वेलोसिटी में ग्राफ बनाना है, अगर मोमेंटम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो सेम वही चीज़ जैसे अभी बनाई वही हो जाएगी। मास, अब देखिए हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मास के। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जो ग्राफ बनेगा आपको क्या करना है, इधर वेलोसिटी ले लेनी है, इधर मास रहेगा, और फिर से आपको एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देना है। तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर हमारा पूरा इसमें कवर हो जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बचा हुआ हो एनसीईआरटी के हिसाब से। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।